की जरूरत है। क्या बाबा साहब किसी मंदिर की लड़ाई लड़ने गए थे? नहीं, बाबा साहब की पूरी लड़ाई को मेरा नाम जितेंद्र मीणा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। एक आदिवासी इलाके से आता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूं और आज आप सबके बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर इस गाजियाबाद की पावन भूमि पर आया हुआ हूं। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, जब हम लोग यहां आए थे तब यहां पर महात्मा फूले जी के ऊपर एक नाटक का मंचन चल रहा था और उस नाटक का जो मंचन चल रहा था उसका जो दृश्य हम लोग देखे थे, जैसे एंट्री किए थे, जो दृश्य चल रहा था उसमें महात्मा फूले साहब और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल उन्होंने खोला था और उस स्कूल को खोलते वक्त जो उनके सामने चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का दृश्य यहां पर दिखाया जा रहा था। मुझे याद है जब हम अपने स्कूल के दिनों में थे तो हमें किसी ने बाबा साहब के बारे में कभी नहीं बताया था। किसी ने हमें महात्मा फूले के बारे में नहीं बताया और न ही किसी ने हमें हमारे आदिवासी नायकों के बारे में बताया। पहली दफा जब जयपुर में अपने ग्रेजुएशन के दिनों में पहुंचे तब हमें बाबा साहब से रूबरू होने का मौका मिला। अपने मास्टर्स के दिनों में महात्मा बुद्ध से रूबरू होने का मौका मिला और जब उनको हमने जाना, उनको पढ़ा और समझा तो ये जान पाए कि उन्हीं की बदौलत है कि अब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और आप सबसे बात कर रहा हूं। तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि बाबा, तुम थे तो हम है, तुम थे तभी हम यहां पर बोल रहे हैं, अन्यथा हमारे कानों में तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया करते थे लोग। हम तो वो लोग हैं जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज कहा जाता था और हमें जंगल में धकेल दिया गया। हम तो वो लोग हैं जिनके पुरखों के कमर में जो है झाड़ू बांध दिया गया, गले में मटका डाल दिया गया। आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के इस देश के तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, काम कर रहे हैं। हमें रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। हमने देखा यहां पर महात्मा फूले साहब का संघर्ष, हमने सुना बाबा साहब का संघर्ष, लेकिन उस संघर्ष के बावजूद भी एक चीज हमें याद में रखनी है और वो कांसीराम साहब एक बात कहकर के गए थे। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखते हैं वो इन छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। तो ये जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की है आज के दिनों में और जो चुनौतियां उस दौर में खड़ी की गई थी, याद कीजिए उन चुनौतियों के बावजूद बाबा साहब कैलिफोर्निया पहुंचे थे। उन सब के बावजूद बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे थे और उनके साथ साथ एक और शख्स था जो उन्हीं के समकालीन था, जिसका नाम जयपाल मुंडा था। उन्हीं के साथ साथ वो उसी दौर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भीतर वहीं से वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं से वो मास्टर्स कर रहे थे और बाबा साहब के साथ साथ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। जब हम लोगों को यहां पर किसी तरीके की आजादी नहीं थी, उस दौर में हमें याद रखने की जरूरत है कि बाबा साहब प्रॉब्लम ऑफ रुपये की समस्या के ऊपर अपनी पीएचडी लिख रहे थे। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है जब इस देश में कोई हॉकी के बारे में जानता नहीं था, उस दौर में जयपाल मुंडा इस देश की पहली हॉकी ओलंपिक की जो टीम 1928 में एम्स्टर्डम में गई थी हॉकी ओलंपिक खेलने के लिए, उसकी कप्तानी कर रहे थे और इस देश को, इस गुलाम देश को पहला गोल्ड मेडल उन्होंने दिलवाया था। हमें एक भी चीज और याद रखने की जरूरत है। जब एक तरफ
बाबा साहब मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, लॉ की अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं के साथ साथ जयपाल मुंडा, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लिए जब हम लोग बहुजन यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि हमारे वो कौन कौन पुरखे हैं और उन्होंने किस तरीके की लड़ाई हमारे लिए लड़ी और किस तरीके की विरासत वो हमारे लिए छोड़ करके गए हैं और कौन सी विरासत है जिसको हमें आगे लेकर के जाना है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1926 में आईसीएस की परीक्षा, जिसे आज की तारीख में आईएएस हम लोग कहते हैं, उस परीक्षा को पास किया जयपाल मुंडा ने। इंटरव्यू में 300 में से 300 नंबर पाए, लेकिन इस हॉकी के ओलंपिक्स के चलते, इसकी कप्तानी के चलते अंग्रेजों ने एक ही ऑप्शन दिया था कि या तो आप इस गुलाम देश की जो हॉकी टीम है उसकी कप्तानी करेंगे या फिर आप आईसीएस की नौकरी करेंगे। और उस महान विभूति ने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी, इस देश की हॉकी टीम की कप्तानी को स्वीकार किया था। यह चीज हमें याद रखने की जरूरत है। जब बाबा साहब लंदन के भीतर अपनी पढ़ाई कर रहे थे और इस देश का मुस्तकबिल लिखने की तैयारी कर रहे थे, तब इसी देश में एक और दूसरा भीम था जिसका नाम था कोमरम भीम। कोमरम भीम आज का तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो इलाका आता है, गोंडवाना का इलाका, उस गोंडवाना के इलाके में वो भी एक आंदोलन कर रहा था। और वो आंदोलन क्या था? जल, जंगल और जमीन का आंदोलन। जिस तरीके से जंगलों को छीना गया, जमीनों को छीना गया और दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया था अंग्रेजों ने, उन्हीं आदिवासियों को कोमरम भीम ने एकजुट किया और एकजुट कर करके जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई का आगाज किया था। उल गुलान का विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसे बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। इसे हमें याद रखने की जरूरत है। और इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमने देखा कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं, जयपाल मुंडा उनके साथ संविधान सभा में होते हैं और दोनों मिलकर के जिस तरीके का संविधान लिखा वो आप सबके सामने आप लोग जानते हैं कि किस तरीके की उन्होंने संविधान को, किस तरीके का आईन, इस देश का मुस्तकबिल उन्होंने आपके सामने पेश किया। जातियों में बटे हुए समाज को उन्होंने एकजुट करने का काम किया। इस असमानता पर आधारित समाज को उन्होंने समानता पर आधारित इक्वालिटी के बेस पर बनाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा था कि ये अन्याय पर आधारित जो समाज है उसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। आज कुछ लोग, कल हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से एक बड़ा सा अखबारों में पोस्टर छपा था जिसमें वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने सर झुकाए हुए खड़े हुए थे और वो नीचे लिखते हैं अपने उसमें कि बाबा साहब वंचितों के नेता थे। क्या बाबा साहब सिर्फ वंचितों के नेता थे? मैं मानता हूं बाबा साहब वंचितों के नेता बिल्कुल भी नहीं थे। बाबा साहब इस देश के नेता थे, इस देश के मजलूमों के नेता थे। क्या उन्होंने जो कानून बनाया वो सिर्फ दलितों के लिए था? नहीं, उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को वोटिंग का राइट दिया, वोट देने का अधिकार दिया। वो क्या सिर्फ दलितों के लिए था? नहीं, वो इस देश के तमाम लोगों के लिए था। महिलाओं के हक और हुकूक की बात की, क्या सिर्फ वो दलित महिलाओं की बात कर रहे थे? नहीं, उस देश की तमाम महिलाओं के हक और हुकूक की बात उन्होंने की। इस देश में तमाम लोगों को अवसर की समानता देने का काम बाबा साहब ने किया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये जो समानता हम लोग दे रहे हैं ये कागजी ना रह जाए, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर दी थी। और उस जिम्मेदारी को आज जब हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जन्मोत्सव समिति है वो उसी विरासत को, उसी मिशन को आगे